नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉग्स में। युद्ध की जो ताज़ा स्थिति है वेस्ट एशिया में, उसमें ईरान ने 4 खाड़ी के देशों पे आक्रमण किया है। उनकी जो तेल की फैसिलिटी है, उस पे ईरान ने अटैक किया है और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इज़राइल ने जिस तरह से ईरान के तेल की फैसिलिटी पे जो अटैक किया था, वो कहीं न कहीं उससे उन्होंने अपने को डिस्टेंस किया है और ये कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। हालाँकि अमेरिकी अखबार कह रहे हैं कि ट्रंप को इसकी जानकारी थी, लेकिन ट्रंप ने अपने जो सोशल मीडिया के पे जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी और किस तरह से कतर को लपेटा गया है। इ इन सब के मद्देनज़र जो वेस्ट एशिया की स्थिति है, जो युद्ध की ताज़ा स्थिति है और किस तरह से एनर्जी सिक्योरिटी जो है, वो और कहीं न कहीं क्रिटिकल होता जा रहा है क्योंकि जो कतर के तेल की फैसिलिटी पे जो अटैक किया गया है, उससे कहीं न कहीं भारत के लिए मुसीबत और चैलेंज और बढ़ गया है क्योंकि भारत एक तरह से ज़्यादातर यानी कि 50% जो एलएनजी है, वो कतर की तेल की फैसिलिटी से इम्पोर्ट करता है। तो इस ताज़ा स्थिति पे हम चर्चा करते हैं, जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि इज़राइल के झांसे में अमेरिका जो आया है, वो कब तक इज़राइल अपने इंटरेस्ट को पूरा करेगा? ट्रंप कब तक इस युद्ध को जारी रखेंगे? और जो ताज़ा स्थिति है, जिस तरह से ईरान अलग-अलग खाड़ी के देशों के तेल की फैसिलिटी पे अटैक कर रहा है और ख़ास करके जो इज़राइल ने अटैक किया है, उन सब के रिपरकशन क्या हैं? हमारे साथ सुशील साहनी साहब जुड़ रहे हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और साथ ही संजय कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डिप्लोमेसी पे नज़र रखते हैं, उनसे भी समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं संजय आपसे। आपको क्या लग रहा है कि जो ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि इज़राइल ने ईरान के तेल फैसिलिटी पे अटैक कर दिया और ख़ास करके ईरान डोमेस्टिक जो सप्लाई है और वहाँ पे जो उपयोग में लाता है, उस फैसिलिटी पे अटैक किया गया है। और साथ ही कतर जो इसमें बिना बात के इन्वॉल्व हो गया है। अब कतर पे अटैक ईरान ने किया या इज़राइल ने किया क्योंकि अमेरिका के जो सिक्योरिटी चीफ जो कह रहे हैं स्ट्रैटेजिक जो एक्सपर्ट थे जिन्होंने अभी रिज़ाइन किया है, वो तो एक तरह से इशारा दे रहे हैं कि ये इज़राइल ने अटैक किया है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस जो डिप्लोमैटिक जो चेंजेज़ आ रहे हैं और जिस तरह से युद्ध की परिस्थिति लगातार और गंभीर हो रही है? देखिए, ट्रम्प इज नंबर वन लायर ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़े झूठे हैं। एक तरफ झूठा जो जिसको कोई न मोरल प्रिंसिपल्स न मोरल वैल्यूज, किसी ढंग का कोई मतलब नहीं है, अनडिजर्विंग अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो। और दूसरे तरफ एक वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू। अब दोनों में से किस पे आप विश्वास करेंगे? एक वॉर क्रिमिनल और एक ऐसा आदमी जो जो सारे रूप से जितने एक जो इंसानियत पे एक नॉर्मल ह्यूमैनिटी और एक नॉर्मल सिविल सोसाइटी में जो रहने लायक नहीं हो अमेरिकन प्रेसिडेंट, उस पर विश्वास करेंगे? तो ये वाली बात है। अभी आप ये बताइए, ये युद्ध किस लिए शुरू हुआ? क्या आज आज थर्ड वीक ये शुरू हो गया, क्यों हुआ? क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट बताने की स्थिति में है या इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बताने की स्थिति में है? कोई नहीं। क्या आप वो चीज़ अचीव करना जो अचीव करना चाहते थे, क्या अचीव किए? क्या अब युद्ध केवल अब जितने भी मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में तेल के फैसिलिटीज़ हैं, ऑयल एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं, इंस्टॉलेशन है, अब सब उस पे ही अब अटैक होने लगे? तो युद्ध का क्या ये टारगेट था? आप देखिए, इससे 3 सप्ताह के युद्ध में जितने भी वॉर क्राइम्स हो सकते थे, इन्होंने कमिट कर दिए। आप स्कूल्स पे अटैक कर रहे हो, आप हॉस्पिटल्स पे अटैक कर रहे हो, आप जितने भी सिविलियन एरियाज पे अटैक कर रहे हो। इतने अटैक्स तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुए जब लोग युद्ध लड़ रहे थे। तो आप ये लड़ाई किस लिए लड़ी जा रही है? तो आप ये कहना कि ट्रंप को पता नहीं था इजराइल क्या कर रहा है, ये तो सबसे मतलब हंसी हंसी भी नहीं आती इस बात पे। आप ये मजाक के पात्र, ये तो दुनिया को या तो मूर्ख समझ रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि जो जो बोलेंगे वो मान लेंगे। अब ट्रंप पे कौन विश्वास करते हैं? क्या ट्रंप पे रिपब्लिकन पार्टी के लोग विश्वास कर सकते हैं? क्या ट्रंप पे उसके जो मागा है वो विश्वास कर सकते हैं? क्या ट्रंप पे उनके ही अपने एलाइज वेस्टर्न यूरोप और दूसरे कंट्रीज में क्या विश्वास कर सकते? नहीं। आज 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 इस इंसान ने पूरी दुनिया को एक ऐसी तबाही की तरफ ले जाने का काम किया है जो अनप्रेसिडेंटेड है।
आप ऑयल इंस्टॉलेशंस पे अटैक कर रहे हैं, जो इसका मेन मिडिल ईस्ट का मेन स्टे है इकोनॉमी का। अगर आप इकोनॉमी का मेन स्टे पे अटैक कर रहे हैं तो फिर आप क्या फायदा, आपका फायदा क्या, युद्ध का क्या फायदा हुआ? आज आज ईरान अपने को डिफेंड करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए सीधा सीधा जिम्मेवार यूएस एंड इजरायली फोर्सेस है। अब इसमें अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया जैसी ताकतें कुछ नहीं बोल रही। इंडिया जबकि इससे सबसे बड़ा विक्टिम, वन ऑफ द बिगेस्ट विक्टिम्स, आपका पूरा ग्रोथ पीछे चला जाएगा। आपका प्लस मिडिल ईस्ट का, गल्फ कंट्रीज का ग्रोथ, जो इतना इन्होंने गल्फ कंट्रीज का एक ये था कि जो हम अपने नॉन ऑयल इकोनॉमी की तरफ मूव करें और अपनी इकोनॉमी को उस तरफ ले जाए। सऊदी अरेबिया का विजन 2030 था, जिसमें उनका आइडिया ये था कि उनका ऑयल पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो, और आने वाले वक्त में इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जाए, सोसाइटी को डाइवर्सिफाई किया जाए, और एक नए ढंग से सऊदी अरेबिया को बनाया जाए। वो सारे प्रोग्राम्स पीछे रह गए। किसकी वजह से? अमेरिका की वजह से, इजराइल की वजह से। आज अमेरिका एंड इजराइल ये सोच रहा है कि जो वहां पे ये अटैक करके ये वेस्ट एशिया में शांति लाएंगे, ये संभव नहीं है। आप परमानेंट डिस्टेबलाइजेशन का बीज बो रहे हैं वहां पे, और ये आने वाले वक्त में और भी डिस्टेबलाइज होगा। अगर युद्ध रुक भी गया तो भी वहाँ शांति नहीं होगा, पूरे ढंग से डिस्टेबलाइजेशन ही होना है वहाँ पे। सो दिस इज अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है दुनिया के लिए, इंडिया के लिए, और सभी ह्यूमैनिटी के लिए। इट्स अ वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, एंड ट्रम्प जैसे लोग को वॉर क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना चाहिए। दे शुड बी ट्राइड फॉर पुटिंग दिस वर्ल्ड इनटू दिस काइंड ऑफ अ क्राइसिस। जी, सानी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये रास लाफान पे अटैक, साउथ पास पे अटैक, ये तो एक तरह से मेजर एस्केलेशन है कि अभी तक आप उन एनर्जी इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि भाई जो शंकर जी, आई कांट हियर यू। जी, आपको आवाज आ रही है, नहीं आ रही? शंकर जी, ओके, आई कांट हियर यू प्लीज। जी बिल्कुल, इस आवाज को जो तकनीकी दिक्कत है इसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन संजय, बिल्कुल संजय, इस सवाल को हम दूसरे ढंग से लेते हैं, जो कि ये ठीक है कि हम ये कह लें कि ट्रम्प बेवकूफ हैं, ट्रम्प चालाक हैं, या फिर उन्होंने पूरी दुनिया को झोंक दिया है। भारत जैसे देश, जो अभी एमईए का स्टेटमेंट आया है, एमईए ने कहा है कि ये टेस्टिंग टाइम है, न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो आपको लगता है कि भारत सरकार के रुख में भी थोड़ी सी एक तरह से कड़ाई आ रही है, क्योंकि भारत का अब जो एनर्जी सिक्योरिटी का जो स्तर है वो अफेक्ट हो रहा है, और हो सकता है कि जिस तरह से एनर्जी इंस्टॉलेशन पे अटैक हो रहे हैं, इससे तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा सकती है। तो इसलिए भारत कहीं ना कहीं जिस कड़ाई की उम्मीद की जा रही थी, या फिर ब्रिक्स चेयर के नाते लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारत कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी बैलेंस पोजीशन लेगा और ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरेगा। अब आपको लगता है कि भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का रिस्क है, तो इसलिए भारत थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात मुखरता के साथ कह रहा है? ये भारत प्रखर रूप से बोल कहाँ रहा है? भारत की तो कोई आवाज ही नहीं है इस पूरे जहाँ पे। आप युद्ध शुरू हुआ, भारत ने कोई कमेंट नहीं किया। युद्ध में इतने नुकसान हो रहे हैं, उसके बाद ईरान के खमेनेई को मार दिया, उस पर भी भारत ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो भारत तो देखिए, भारत इस पूरे युद्ध में ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो इजराइल के साथ है, अग्रेसर के साथ है। आप जिस ढंग से भारत का रिएक्शन अभी तक रहा है, उस ढंग से भारत न्यूट्रल, जो ट्रेडिशनल न्यूट्रल पोजीशन है, वो मेंटेन करता हुआ नहीं दिख रहा। वो साफ साफ दिख रहा है कि एक टिल्ट है टुवर्ड्स इजराइल, और वही चीज है जो भारत के जो ट्रेडिशनल जो फॉरेन पॉलिसी है उससे इस बार अलग कर देता है इसे। देखिए, भारत को एक प्रखर रूप से इस पूरे प्रकरण पे एक स्टैंड लेना चाहिए था। अमेरिका ने जिस ढंग से युद्ध में इस दुनिया को झोंका,
एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए था कि आप एक सॉवरेन कंट्री पे अटैक नहीं कर सकते। भारत का एक ट्रेडिशनल पोजीशन रहा है, किसी भी देश के सॉवरेनिटी को मेंटेन करना, उस पर एक भारत का एक स्टैंड हमेशा स्ट्रांग रहा है भारत के फॉरेन पॉलिसी पे। दूसरी बात, ईरान आपका ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन एरा रहा है, तो ये इस हिसाब से भी भारत को एक पोजीशन लेना चाहिए था। तीसरी बात ये थी कि ब्रिक्स ये अध्यक्ष है इस बार। ब्रिक्स एक मल्टीलैटरल फोरम है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब ब्राजीलियन प्रेसिडेंट ब्राजील था ब्रिक्स का प्रेसिडेंट, तो उसने गाजा पे एक स्टैंड लिया और ब्रिक्स के तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि जो गाजा में जो नरसंहार नेतन्याहू करवा रहे हैं वो गलत है। और ये स्टैंड, ये इस स्टैंड की वजह से इंडिया को भी एक उस पे अपना पोजीशन क्लियर करना पड़ा। आज इंडिया उसी स्थिति में है कि इस मल्टीलैटरल फोरम को, ब्रिक्स को एक साथ, ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू अमेरिका को ये क्लियर मैसेज देना था कि आप जो कर रहे हैं, और इजराइल को क्लियर मैसेज देना चाहिए था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इट्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट्स अगेंस्ट ऑल द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप देखिए, इस वॉर में केवल देश से इतने इम्पैक्ट नहीं हो रहे, पूरे आप जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, यूनाइटेड नेशंस, जो और भी जितने भी कानून से, इंटरनेशनल कानून, सबकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप तो वॉर का जो एक कानून होता है, वॉर का भी जो एक नॉर्म्स होता है, वो भी फॉलो नहीं कर रहे। आप स्कूल्स पे अटैक कर रहे हो, आप सिविलियन एरियाज पे अटैक कर रहे हो। तो ये कहीं आप नहीं, ये इट्स अ वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। यानी नेतन्याहू तो वॉर क्रिमिनल थे ही, ये ट्रम्प इज आल्सो वॉर क्रिमिनल फॉर पुटिंग दिस वर्ल्ड इनटू दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। बिल्कुल। सुशील जी, आपको लगता है कि ये जिस तरह से ईरान और इजराइल एक दूसरे के तेल की जो इंस्टॉलेशन है, जो एनर्जी इंस्टॉलेशन है, उस पे अटैक कर रहे हैं, रास लाफन पे अटैक, साउथ पास पे अटैक, अमेरिका ने पहले खग आइलैंड पे अटैक किया, ये सब एक मेजर एस्केलेशन है और इससे तो पूरी दुनिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो डिस्टर्ब होने के कगार पे है और एक बहुत बड़ी मंदी जिसकी आशंका जताई जा रही है कि वो जिसकी शुरुआत होने वाली है। आप कैसे देख रहे हैं इस चैलेंजिंग सिचुएशन को जो वेस्ट एशिया की है? शंकर जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग ऑन द शो। ये बहुत अभी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो गई है और जिस हिसाब से अभी जो ऑयल वेल्स हैं, चाहे वो ईरान में है या जीसीसी कंट्रीज में है, पूरा का पूरा जो है बर्बादी की तरफ है। ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईरान बदला लेगा और ईरान जिस हिसाब से बदला ले रहा है वो ऑल आउट है। उसके हिसाब से वो जितनी भी जीसीसी कंट्रीज हैं, उनके जितने भी ऑयल फील्ड्स हैं, उनको बर्बाद करना, ताकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके कारण पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच जाएगा। आज की डेट में $130 का जो बैरल चल रहा है वो 200-250 तक पहुंच जाएगा, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक ब्लॉकेड समझ लो या इकोनॉमिक लॉकआउट। हमारा देश भी छूता नहीं रहेगा। हमने सोचा था कि शायद ये आने वाले दिनों में, एक आध दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में शायद सहनशीलता आ जाए, कुछ हो जाए, ईरान अपनी बात को मनवा ले, परंतु लारी जानी की हत्या के बाद, लारी जानी का जो असैसिनेशन हुआ है, तो ईरान ने कसम खाई है कि अभी हम ठीक है, हम भी आपको जो है इस हिसाब से नुकसान पहुंचाएंगे ताकि आपको पूरे वर्ल्ड में एक प्रकार से उनको ब्लेम किया जाएगा, यूएसए को ब्लेम किया जाएगा, इजराइल को ब्लेम किया जाएगा। जिस हिसाब से वर्ल्ड में जो कंडीशंस आ जाएंगी, अगले 2-3 दिन में, 72 घंटे में पता चल जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच जाएगा। यूरोप में बिल्कुल अभी जिस हिसाब से ये जो ऑयल एंड गैस के जो फील्ड बर्बाद हुए हैं, यूरोप इज ऑलरेडी इफेक्टेड। इंडिया में चलो ठीक है, थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करके ऑयल आ रहा है, परंतु यूरोप इज बैडली इफेक्टेड, जिसके कारण देखा होगा आपने, यूके बिल्कुल बैकआउट कर गया है, यूरोपियन कंट्रीज बिल्कुल बैकआउट कर गई हैं, नेटो कंट्रीज का कोई सपोर्ट नहीं है, ट्रम्प आइसोलेट हो गया क्योंकि उनको पता है इनका भविष्य क्या है। उनका भविष्य ये है कि ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी है और ऑयल अगर नहीं होगा तो उनकी पूरी इकोनॉमिक्स, कहीं पर भी कोई भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक जो है वो ऑयल में चल रही है। अगर वो नहीं मिलेगा, उसको सप्लाई नहीं मिलेगी, तो इस पर किसी को फायदा नहीं है। और ये जो अमेरिका के जो सिक्योरिटी ऑफिसर जिन्होंने रिजाइन किया है, जो उनका ये दावा है कि जानबूझकर इजराइल ने लारजानी को मारा ताकि वो एक कहीं ना कहीं मॉडरेट फेस थे
जो कि बातचीत का एक मिडल ग्राउंड वो क्रिएट कर सकते थे सीज फायर के लिए, लेकिन इजराइल नहीं चाहता है कि कोई सीज फायर हो। इजराइल एक तरह से पूरी तरह से चाहता है कि ईरान का खात्मा हो या फिर ईरान की लीडरशिप का खात्मा हो, और इसलिए लारजानी को जानबूझ के टारगेट किया गया है। जो यूएस और इजराइल का शुरू में इनकी पॉलिसी ये रही थी कि इनकी लीडरशिप को एलिमिनेट किया जाए, उनके बदले जो भी उनके बाद के जो भी लीडर्स आएंगे उनको भी असैसिनेट किया जाए। परंतु ये समझ नहीं रहे इस बात को कि लीडरशिप को असैसिनेट करने से ईरान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ईरान ने इस लड़ाई को काफी नजदीकी से देखा है, चाहे वो इराक की लड़ाई थी या लीबिया की लड़ाई थी। उन्होंने कुछ लेसन्स लिए, इन्होंने अपने आप को ऐसे ढाल लिया है, अपनी डॉक्ट्रिन में ऐसा चेंज किया है कि जो इनकी 31 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ये बिना सेंट्रल डायरेक्शन के काम कर सकती हैं। इनकी अपनी फोर्सेस हैं, इन 31 कॉन्स्टिट्यूंसीज के पास अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आप कुछ भी बोल लो, इनकी अपनी फोर्सेस हैं। ये इसराइल और यूएसए जो है इनके ट्रैप में आ गया है, और मैं नहीं समझता कि ये ईरान को ये इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी से हरा पाएंगे। ये बहुत मुश्किल है अभी। ईरान जो है, इट्स नॉट वेनेजुला या कोई छोटी कंट्री नहीं है। ईरान एक बहुत बड़ी कंट्री है, और इसका जो जियोग्राफिकली ऑल्सो ईरान को अगर आप देखेंगे, चारों तरफ से इसके ऑब्स्टिकल्स हैं, नेचुरल ऑब्स्टिकल्स हैं, आसपास ईस्ट वेस्ट दोनों तरफ पहाड़ हैं। तो ये असॉल्ट की बात करते हैं तो बहुत मुश्किल है। और मैं नहीं समझता कि इसराइल और यूएसए अभी इस हालत में, जो ये चाहे उन्होंने लीडरशिप को भी एलिमिनेट कर दिया है, वो अपने अपने तरीके से वहां पे रिजीम चेंज करने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है अभी इस प्रेजेंट हालत में। और आपको लगता है कि इस पूरी परिस्थिति में क्लोजर कहाँ पे होगा, युद्ध कहाँ पे रुकेगा? क्योंकि ऐसा लगता है कि ईरान तो एक तरह से प्रेसिडेंट सेट करना चाहता है कि ये बार-बार का अमेरिका 6 महीने, 8 महीने की अपनी शक्ति बटोर के फिर से अटैक कर दे और इज़राइल के साथ मिलके, तो ईरान एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहता है। वैसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा देश होगा जो मीडिएट करेगा, या युद्ध कहाँ पे जाके रुकेगा? जो देखिए, आज की संदर्भ में अगर हम देखा जाए तो ईरान बैकआउट नहीं करेगा। उसे पता है कि उसने भी सरवाइव करना है। वो ईरान यूएसए और इसराइल का मुंह तोड़ जवाब देगा। कहीं मैं पढ़ रहा था इनकी डॉक्ट्रिन में, ये तकरीबन 20 साल तक और लड़ सकते हैं। इन्होंने इतना अपने पास असला बना लिया है, इतने इनके पास मिसाइल्स हैं, ये 20 साल तक लड़ सकते हैं, बोथ यूएसए एंड इसराइल से। तो एज फार एज इसका रिजल्ट की क्या बात होगी, बहुत मुश्किल है अभी इस साल। परंतु यूएसए को ही बैकआउट करना पड़ेगा। कोई कंट्री मध्यस्थता करेगी। बातचीत चल रही है कि इंडिया इज अ राइट कंट्री। जो मोदी जी की जो गवर्नेंस है, उनको सब में भरोसा है, उसके ऊपर लीडरशिप पे भरोसा है। और वो मोदी जी जो है अपना ईरान को भी, वो उनके अपने, हमारा जो भारत देश है वो ईरान भी उनका दोस्त है, इसराइल भी दोस्त है। तो सभी इवन दबी जबान से बात कर रहे हैं कि इंडिया को आगे आना पड़ेगा इसको मध्यस्थता करने के लिए, क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस, ये अभी ग्लोबल क्राइसिस बन गया है। ये ऑयल का बैरल अगर प्रति डॉलर अक्सर 150 ऊपर जाता है, तो जल्दी से जल्दी किसी ना किसी देश को मध्यस्थता करनी पड़ेगी, जिसमें भारत सबसे ऊपर है। संजय, आपको लगता है कि जो मिडिल ईस्ट और जो जीसीसी कंट्री हैं, जिनके की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई आज, और उसमें आपको लगता है कि ये सारे देश भी कोई लैंड फोर्स या फिर अमेरिका को ज्वाइन करेंगे, या अमेरिका का अगला टारगेट क्या होगा, किस तरह से युद्ध का खात्मा होगा? अभी प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है कि उन्होंने मैक्रोन से बात की है कि वो इसमें हस्तक्षेप करें। क्या आपको लगता है कि दुनिया का कोई ऐसा देश है जो ट्रंप से बात करके उन्हें मध्यस्थता के लिए, सीज फायर के लिए कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है, या फिर ट्रंप एक बेलगाम घोड़े हैं जो ना किसी की सुनते हैं, और शायद जब तक उन्हें एहसास नहीं होगा कि उनकी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी ऑलमोस्ट लुट चुकी है या लुट रही है, तब तक वो युद्ध के खात्मे के लिए तैयार नहीं होंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो अभी आज जो जीसीसी कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, उसमें ऑफ कोर्स एक मत है कि जो अगर ईरान इसी ढंग से अटैक करते रहा तो हमें भी रिटेलिएशन के बारे में सोचना पड़ेगा, बट इट्स नॉट इजी। मुझे नहीं लगता अगर जीसीसी कंट्रीज कोई भी अगर इस युद्ध में पार्टिसिपेट करता है तो पूरा इलाका आप समझते युद्ध में आ जाएगा, और इनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। जीसीसी कंट्रीज अगर, गल्फ कंट्रीज अगर युद्ध में ईरान के खिलाफ आ जाते हैं तो मैसेज क्या होगा कि आप इजराइल के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे अटैक कर रहे हैं,
जो मेरे ख्याल से कोई भी इस्लामिक कंट्रीज, कोई भी गल्फ के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है, ये ऐसा होते हुए और ऐसा करते हुए दिखना नहीं चाहते। पॉलिटिकली इंगेज करना इजराइल को अलग बात है, और युद्ध में इजराइल का साथ देकर ईरान पे अटैक करना, ये मेरे ख्याल से गल्फ कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल काम होगा, और ये इतना आसान नहीं होगा, और नहीं करेंगे जितना, जैसा मैं समझ रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जो ये गल्फ कंट्रीज को भी ये एहसास है कि इजराइल का जो लार्जर डिजाइन है वो है ग्रेटर इजराइल, कि वो उस इलाके में अपना डोमिनेंस, कहता है विद अनचैलेंज्ड डोमिनेंस चाहता है, और उसके लिए वो अभी ईरान पे अटैक का एक वन रीजन ये भी हो सकता है कि ईरान ही एक रेजिस्टेंस दे रहा है इजराइल को उस पूरे रीजन में। ईरान ही है जो पैलेस्टीन की बात प्रखर रूप से उठा रहा है इंटरनेशनल जगत में, और उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है प्रखर रूप से। तो इसलिए इस वजह से ये ईरान को वो हटाना चाहता है उस रास्ते से। लेकिन दूसरे कंट्रीज के लिए ये आसान नहीं होगा कि जो इजराइल के इस डिजाइन के साथ में हाथ मिलाकर काम करे, वो गलत मैसेज होगा, और दिस विल ब्रिंग ईरान को ये और मजबूत करेगा, और इस्लामिक वर्ल्ड में ईरान इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बन जाएगा। और जो अभी भी लीडरशिप पोजीशन रोल क्लेम करने की स्थिति में आ गया है, जिस हिसाब से ईरान के लीडर्स ने उनके अनुसार शहादत दिया, खमनेई ने शहादत दिया, लारजाई ने शहादत दिया, उनके जितने भी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के लोग शहादत दे रहे, तो एक शहादत से आप देखिए जो शिया सुन्नी का जो डिवीजन था वो भी अब दिख नहीं रहा, वो भी अब सारे मुस्लिम जगत एक साथ हैं, सारे मुस्लिम जगत। तो एक ईरान एक लार्जर लड़ाई लड़ रहा है, और ये मैसेज भी देना चाहता है कि ये लड़ाई केवल अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ रहा है, ये लड़ाई के पूरे मिडिल ईस्ट, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को और पैलेस्टीन को बचाने के लिए लड़ रहा है। ये लार्जर मैसेज है, जो मैसेज सभी को पता है, सब वो ईरान देना चाह रहा है। और ईरान को ये पता है कि जो ये लड़ाई उनके अस्तित्व की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, और ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई में वो अपने को डिफेंड करने के लिए कुछ भी करेगा। आज ईरान में अगर अपने को डिफेंड करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो ईरान इसके बाद और मजबूती के साथ उभरेगा। ईरान के जो रेजिम है और भी मजबूती के साथ इसमें आएंगे। तो इसमें ये होगा कि इसके बाद ईरान को फिर अटैक करना मुश्किल हो जाएगा वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। तो एक ईरान मैसेज साफ साफ देना चाहता है, और एक ये भी है कि जो नॉट ओनली इस्लामिक वर्ल्ड का लीडरशिप, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का भी एक जो ग्लोबल साउथ का लीडरशिप जो इंडिया को क्लेम अभी इस वक्त करना चाहिए था, जो इंडिया नहीं कर रहा है। ईरान अपनी लड़ाई ये लड़के ये भी क्लेम कर रहा है कि हम अमेरिका और जैसी ताकतों को हम चैलेंज करके और उनके साथ लड़ाई लड़के हम ग्लोबल साउथ के लीडरशिप के हकदार हम हैं। तो एक लड़ाई बहुत लेवल पे है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो अभी अपना रोल प्ले करना चाहिए था, एक प्रखर रूप से ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में एक पहल करना चाहिए था युद्ध रोकने की। और चूंकि इंडिया विक्टिम है इस वॉर का, आप डायरेक्टली इम्पैक्टेड है। आज कतर के जिस ऑयल फील्ड में, जिस एलपीजी के फील्ड में जो अटैक हुआ, उससे कतर का इकोनॉमी 10 साल पीछे चला जाएगा और उसमें प्रोडक्शन कम हो जाएंगे। तो इंडिया का जो 50% डिपेंडेंसी कतर के एलएनजी पे है वो आप पूरे ढंग से इम्पैक्टेड होंगे। तो आप साइलेंटली, व्हाई यू आर सफरिंग साइलेंटली, आप मोबिलाइज कीजिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंड टेक ए स्टैंड कि दिस युद्ध इज नॉट गुड। ये युद्ध कहीं नहीं ले जा रहा, केवल डिस्ट्रक्शंस के अलावा। ये युद्ध एमलेस युद्ध है, न इसमें कोई एम है, न कोई बड़ा कॉज है। क्या गलती थी ईरान की जो आप अटैक कर दिए? ईरान तो जब भी आपने चाहा निगोशिएट करना, तो ईरान निगोशिएट करने के लिए तो आ ही रहा था आपके साथ। निगोशिएटिंग टेबल पे 2015-16 में भी आया, ट्रंप ने उस निगोशिएशन को खत्म किया, उसके बाद भी आपने बुलाया तो भी आया। ईरान की क्या गलती थी? ईरान के लीडरशिप के चेहरा पसंद नहीं आ रहा था तो आप अटैक कर देंगे? कहाँ का इंटरनेशनल कानून है, कहाँ का इंटरनेशनल नियम है कि जो आप किसी भी कंट्री के लीडरशिप को अटैक करके उसको चैलेंज करेंगे और पूरे दुनिया में इस ढंग की विभीषिका लाएंगे? इट्स अ वॉर क्रिमिनल। ट्रंप अनफॉर्चुनेटली हैव टू से दैट।
ट्रम्प बिल्कुल। एक बात हाँ, बताइए कि जो डोमेस्टिक फ्रंट पे ट्रम्प की चैलेंजेस क्या बढ़ रहे हैं? जिस तरह से वेंस एक तरह से उस पेज पे नहीं है जहाँ पे ट्रम्प हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो कहीं न कहीं ट्रम्प का साथ दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो डोमेस्टिक प्रेशर है या फिर जो जिस तरह से ट्रम्प के ऊपर दबाव है मिड टर्म इलेक्शन का, में भी हो सकता है कि उनका जो मागा है वो रिस्क में आ जाए? या फिर कम से कम 2028 के लिए रिपब्लिकन का जो कॉन्टेस्ट है वेंस के लिए, वो मुश्किल कर रहे हैं ट्रम्प? देखिए केवल डोमेस्टिकली नहीं, अमेरिका आज सफरर है। आज आज अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन में जो आ रहे हैं, जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, ट्रम्प की जो अप्रूवल रेटिंग है काफी कम हो गई है। ट्रम्प के मागा में डिवीजन है, ट्रम्प के रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवीजन है। आप ट्रम्प के जो वेस्टर्न एलाइज है, नेटो, जो आपके जो क्लोज एलाइज रहे, कभी ब्रिटेन वगैरह, जो कभी भी आपके लाइन के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाए, आज वो आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। दैट मीन्स कि आपने कंप्लीटली अपने को आइसोलेट कर दिया। अमेरिका जो लीडरशिप रोल प्ले किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज, आज अमेरिका सोलली रिस्पॉन्सिबल है इन सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने के लिए। और फॉर दैट ट्रम्प एक ही इज अ वॉर क्रिमिनल। अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड स्टेट्स इतना बड़ा डेमोक्रेसी का प्रेसिडेंट है, लेकिन ही इज नॉट, अनडिजर्विंग प्रेसिडेंट, एकदम अनडिजर्विंग प्रेसिडेंट, जो दुनिया को इस ढंग से झोंक दिया युद्ध में, और इतना नुकसान, अनप्रेसिडेंटेड नुकसान। एक पागलपन, आपके पागलपन की वजह से दुनिया क्यों सफर करे? ट्रम्प को ट्राई करना चाहिए एज ए वॉर क्रिमिनल लाइक नेतन्याहू। हम आप क्यों सफर करें? व्हाई? आप अपने सनक की वजह से क्यों दुनिया को क्यों आप इस प्रॉब्लम में लाएंगे? इंडिया को भी प्रखर रूप से बोलना चाहिए, क्यों लिहाज करना है ऐसे आदमी का जो दुनिया का लिहाज नहीं कर रहा, जो आपका लिहाज नहीं कर रहा? क्यों करना है ऐसे आदमी का? आपका वो बोलेगा कि आप रशिया से ऑयल खरीदिए, आप ऑयल खरीदेंगे, वो बोलेगा कल आप बाथरूम जाइए तो आप उसके ऑर्डर पे बाथरूम जाएंगे, ये खरीदिए। व्हाट इज दिस? आपकी इंडिया की डिग्निटी डे इन एंड डे आउट वो अटैक कर रहा है इंडिया की डिग्निटी पे। आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? एज एन इंडियन आई फील एजिटेटेड and we should feel agitated. But unfortunately, Prime Minister Modi is not representing the will of the people of India. He is representing his own मन की बात। उनका एकदम complete disconnect है बीजेपी गवर्नमेंट का from the popular will of the people. Popular, आप देखिए जो popular opinion है आज लोगों का completely against war in India. Is he representing, Prime Minister Modi is representing India's will? No. Unfortunately, no. तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात है आज की चर्चा का, कि किस तरह से ट्रम्प ने पूरी दुनिया को एक तरह से ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस में झोंक दिया है, और किस तरह से ट्रम्प की हरकतों ने एक तरह से विश्व को मंदी की तरफ भी ले जाने का रिस्क उत्पन्न हो गया है। क्योंकि जिस तरह से ईरान खाड़ी के देशों के जो तेल की इंस्टॉलेशन है उस पर अटैक कर रहा है, इजराइल ईरान के तेल इंस्टॉलेशन पे अटैक कर रहा है, उससे पूरी दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सवाल यह है कि ट्रम्प कहाँ पे रुकेंगे, या फिर इजराइल के झांसे में ट्रम्प अपनी चालें और आगे बढ़ाएंगे, या फिर जो डोमेस्टिक प्रेशर है उसके कारण ट्रम्प को अपने रास्ते अलग करने होंगे, युद्ध से रास्ता हाथ खींचना होगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। संजय, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सुशील जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।